यहूदा गिल ने अरीना से रब्ता करके कहा, हैरी की तरफ से जवाब नहीं मिल रहा, जबकि उसका फ़ोन ऑन है। पाशा से कहो वो हैरी और पारस की आवाज़ें सुनने की कोशिश करे। मेरा ख्याल है दोनों ही मर चुके हैं। अरीना ने पूछा, पाशा क्या तुम हैरी और पारस की आवाज़ें सुन रहे हो? वो एक लंबा सांस खींचकर बोला, हाँ वो गीत गा रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? कौन गीत गा रहा है? पारस गा रहा है, छोड़ गए बालम, मेरा दिल तोड़ गए बालम, मौत से नाता जोड़ गए बालम, मेरी कमर तोड़ गए बालम। ये तुम बालम बालम की क्या रट लगा रहे हो? इसका मतलब क्या है? बालम का मतलब है हैरी सैमसन, वो छोड़ गया है, दिल तोड़ गया है, तुम्हारे अंकल की कमर तोड़ गया है। ओ गॉड, वो मर चुका है और पारस जिंदा है। क्या वाकई जिंदा है? क्या तुम उसकी आवाज़ सुन रहे हो? हाँ, कह तो रहा हूँ कि वो मेज़ पर तबला बजाकर गा रहा है। अब खामोश हो गया है। अरीना ने फ़ोन पर कहा, अंकल वो छत से उतरकर नीचे आ रहा होगा। मैं पाशा के साथ जा रही हूँ, वो नजर आएगा तो पाशा उसे मार डालेगा। जाओ मगर मोहतात रहो। छत पर इतनी ज़बरदस्त फायरिंग हुई है कि होटल को फौज ने चारों तरफ से घेर लिया होगा। पारस होटल के बाहर नहीं जा सकेगा। वो फ़ोन को ऑफ करके बोली, चलो पाशा, पारस ग्राउंड फ्लोर पर ज़रूर आएगा और रोक टोक करने वाले फौजियों से ज़रूर बातें करेगा। ऐसे में तुम उसकी निशानदेही करके उसे गिरफ्तार करा सकते हो, क्योंकि इतनी भीड़ में उसे गोली नहीं मार सकोगे। क्यों नहीं मार सकूंगा? पारस यहाँ एक मुजरिम और कई फौजियों का कातिल है। उसे मारूंगा तो मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वो दोनों कमरे से निकलकर लिफ्ट में आए। अरीना ने कहा, मैं गोली चलाने से इसलिए मना कर रही हूँ कि भीड़ में निशाना चूक जाएगा और उसे फरार होने का मौका मिल जाएगा। वो दोनों होटल के ग्राउंड फ्लोर पर आए। वहां फौजी जवान बाहर जाने वालों को रोक रहे थे और बड़ी सख्ती से पूछगिछ कर रहे थे। पारस ने दूर से अरीना और पाशा को आते देखा। पाशा का अंदाज बता रहा था कि वह तवज्जो से आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा है। पारस ने मुस्कुराकर अपने मुंह के सामने दोनों हथेलियां रखकर कहा, ऑफिसर, आप ख्वामखा मेरी तलाशी ले रहे हैं। मैं यहाँ का एक हिंदू शहरी हूँ, मेरा नाम रामलाल है। पाशा ने एक हाथ उठाकर बुलंद आवाज़ से कहा, मैं तमाम चेक करने वाले अफसरान और सिपाहियों से कहता हूँ, अभी चेकिंग के दौरान जो शख्स अपना नाम रामलाल बता रहे उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। वो मुजरिम पारस है। वहां खलबली सी पैदा हो गई। कई अफसरान सिपाहियों से पूछते फिर रहे थे कि किसने अपना नाम रामलाल बताया। पारस मुस्कुराते हुए लिफ्ट के जरिए ऊपर जाने लगा। होटल से बाहर जाने के दो रास्ते थे। दोनों बड़े दरवाजों पर खड़े होकर सिपाही कह रहे थे कि अभी तक हमारे सामने कोई रामलाल नामी शख्स नजर नहीं आया। एक अफसर ने पाशा के पास आकर सख्ती से पूछा, मिस्टर, तुम हमें मिसगाइड क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम? अरीना ने अपने पर्स में से एक आइडेंटिटी कार्ड निकाल कर दिखाया, फिर कहा, हम इसराइली हैं और यहाँ भारतीय फौज के लिए काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमें खसूसी इजाज़तनामा दिया गया है। उसने इजाज़तनामा निकाल कर दिखाया। अफसर ने मुतमईन होकर पाशा के मुतल्लिक पूछा, ये कौन है? ये मेरा मुआविन है। पारस की आवाज़ अच्छी तरह पहचानता है। अभी उससे पहचानने में कुछ गलती हो गई थी। अफसर चला गया। अरीना ने नागवारी से पूछा, तुम्हें पारस के मुतल्लिक चीखने की क्या ज़रूरत थी? मैंने साफ तौर पर उसकी आवाज़ सुनी थी। उसकी बात से जाहिर हो रहा था कि वो चेकिंग से गुजरकर बाहर चला जाएगा। मैंने सोचा उसके जाने से पहले ही चीख कर अफसरान को होशियार कर देना चाहिए। तुम यकीन रखो वो मक्कार बाहर जा चुका है। छत पर पड़ी हुई लाशें नीचे लाई जा रही थी। अरीना ने हैरी सैमसन की लाश देखी। दूसरी लाश के करीब फौजी जवान और अफसरान अदब से अलर्ट हो गए थे, क्योंकि वो मेजर किदार शर्मा की लाश थी। अरीना ने सरगोशी में कहा, पाशा, तुमने कहा था कि पारस मेजर किदार शर्मा बनकर छत पर जा रहा है। अब बताओ, ये मेजर है या पारस? अगर मेजर के भेस में पारस मुर्दा हो चुका है तो अभी तुमने उसकी आवाज़ कैसे सुनी थी? वो अपना सर सहलाते हुए बोला, शायद आवाज़ सुनने में भूल हो गई। ये पारस की लाश है। ये तमाम फौजियों से मेजर की लाश समझ रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने ऊपर कमरे में कहा था कि वो मेज़ पर तबला बजा कर गा रहा है। क्या मुर्दे गाते हैं? अरीना, तुम यकीन नहीं करोगी, फरहाद की फैमिली में लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। खुद फरहाद कई बार मर चुका है मगर फिर भी जिंदा है। वो उसे तशवीश भरी नज़रों से देखती हुई बोली, मुझे तुम्हारी जहनी हालत पर शुबह है। ऊपर चलो। पारस ने ऊपर पहुंचते ही कमरा नंबर 417 के दरवाजे को एक तार की मदद से खोला। फिर अंदर आकर अरीना के सामान की तलाशी ली। पहले तो बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन उसने लिपस्टिक के कवर को खोल कर देखा तो उसमें एक माइक्रोफिल्म का एक नन्हा सा रोल नजर आया। दो और लिपस्टिक के खोल से माइक्रोफिल्में बरामद हुई। पता नहीं इन फिल्मों में कितने ममालिक के अहम राज पोशीदा थे। उसने तीनों फिल्मों के रोल अपनी जेब में रख लिए। फिर उसने लिपस्टिक से बिस्तर की उजली चादर पर लिखा, शुक्र करो कि मैं आया था। मेरी जगह बंदूक की गोलियां आती तो तुम भी हैरी के पास पहुंच जाती। पी। वह कमरे से निकलकर कॉरिडोर में आया। सामने अपने कमरे का दरवाज़ा था। वह दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। अरीना ने पाशा के साथ लिफ्ट में आकर चौथी मंजिल का बटन दबाया, फिर बोली, मैं इस नतीजे पर पहुंच रही हूँ कि पारस हमारा हथियार हम पर आजमा रहे हैं। हम तुम्हारी गैर मामूली कुव्वत समाज से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उसने भी तुम्हारी सलाहियत से फ़ायदा उठाकर तुम्हें यह बात सुनाई कि वो मेजर किदार शर्मा बनकर आ रहे। इस तरह उसने अपने हाथ पांव हिलाए बगैर अपने दो दुश्मनों को एक दूसरे से लड़ने पर मजबूर कर दिया। वो लिफ्ट से बाहर चौथी मंजिल पर पहुंचे। पाशा ने कहा, तुम सही तज्जिया कर रही हो। उस मक्कार शैतान ने यही हरकत की है। वो कॉरिडोर से गुजरते हुए अपने कमरे के सामने आए, फिर दरवाजे को खुला देखकर चौंक गए। अरीना ने सरगोशी में कहा, हम दरवाज़ा लॉक करके गए थे, अंदर ज़रूर कोई है। पाशा रिवॉल्वर निकालकर दबे कदमों चलता हुआ दरवाजे के अंदर झांकने लगा। कमरे में कोई नजर नहीं आया। उसने अंदर आकर खाली कमरे को देखा, फिर रिवॉल्वर का रुख बाथरूम की तरफ करते हुए ललकार कर कहा,
बाथरूम में जो भी है बाहर आ जाए। वो बाथरूम के दरवाजे के पास आया और कान लगाकर सोने लगा। अंदर कोई होता तो वो गैर मामूली समात के जरिए उस सांस लेने वाले की आवाज़ भी सुन लेता। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा, फिर मुतमईन होकर बोला, रीना आ जाओ, कोई नहीं है। वो अंदर आई, फिर बिखरा हुआ सामान देखकर चीख पड़ी। सबसे पहले 3 अदर लिपस्टिक के खोल पर नजर पड़ी, क्योंकि उनमें ऐसी अहम माइक्रो फिल्में थीं जिन्हें उसका अंकल लाखों पाउंड्स और डॉलर्स में फ़रोख्त कर सकता था। वह दौड़ती हुई आई, फिर उन्हें उठा उठा कर बोली, ये सब खाली हैं। पाशा ने कहा, इनकी सुर्खियां ख़त्म हो गई थीं, ऐसे में ये ज़रूर खाली होंगी। यू शटअप, इनमें बहुत ही अहम माइक्रो फिल्में रखी हुई थीं, कोई चुरा कर ले गया है। फिर वह दूसरा सामान देखने के लिए फर्श पर से उठी। उसकी नज़र बिस्तर पर गई। उसकी उजली चादर पर लिखे हुए अल्फाज पढ़कर वह थोड़ी देर तक साकित रह गई। पाशा ने कहा, यह पारस ने लिखा है, देखो आखिर में पी लिखा हुआ है। वो परेशान होकर बोली, इसका मतलब है उसने नीचे ग्राउंड फ्लोर पर अपनी आवाज़ तुम्हें सुनाकर हमें उलझाया, फिर यहाँ आया और अहम चीज़ें चुरा कर ले गया। वो पक्का बदमाश है। मैं उसकी हड्डियां तोड़कर तुम्हारी लिपस्टिक वापस ले आऊंगा। तुम गधे हो कि मैं बाजार से और लिपस्टिक नहीं खरीद सकूंगी। वो माइक्रो फिल्में ले गया है। तुम शहजोर हो, दलेर हो, मगर अकल से खाली हो। यह बिस्तर की तहरीर दुरुस्त कह रही है। वह मुझे गोली भी मार सकता था, फिर तुम उसका क्या बिगाड़ लेते? क्या मुझे फिर से जिंदा कर देते? पाशा गुस्से से पांव पटक पटक कर टहलने लगा। वो बोली, फर्श टूटेगा तो चौथी मंजिल से तीसरी मंजिल के कमरे में पहुंचोगे। मेरा मोबाइल फ़ोन उठाओ और अंकल से मेरी बात कराओ। वो बिखरे हुए सामान में मोबाइल फ़ोन तलाश करने लगा। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। पाशा ने रिसीवर के पास आकर रिसीवर उठाया, फिर बोला, हेलो, कौन है? पारस की आवाज़ सुनाई दी। अपने बाप को उसकी आवाज़ से पहचानो। वो पूरी कुव्वत से धाड़ कर बोला, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, मेरी जाने हयात की लिपस्टिक वापस करो। अरीना उछलकर खड़ी होगी, तेजी से करीब आई और उससे रिसीवर छीन कर बोली, हेलो, तुम पारस हो ना? हाँ, मुझे मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत थी, तुम्हारे कमरे से ले आया हूँ। वो मुस्कुरा कर बोली, ज़रा उठाकर ले गए, आफताब छोड़ गए। कभी आओ, मुझे भी ले जाओ। ऐसी बातें ना करो, तुम्हारा साथी गुस्से में झूम रहा होगा। अरीना ने पारस को देखा, फिर हंसते हुए कहा, वाकई मुझे गुराक कर देख रहे और गुस्से में झूम रहे। तुम इस हाथी की रग रग से वाकिफ हो। क्या तुम इतनी जिंदा दिल हो कि माइक्रो फिल्में जाने का भी तुम्हें सदमा नहीं है? तुमसे दोस्ती करने के लिए मैं लाखों पाउंड्स की फिल्में छोड़ सकती हूँ। मैंने तुम्हारे रिकॉर्ड्स में तुम्हारी चालाकियों और मक्कारियों के बहुत किस्से पढ़े थे और उन्हें किस्से कहानियां समझती रही थी, लेकिन पिछली रात से अब तक तुमने साबित कर दिया कि तुम किस्से कहानियों के किरदार नहीं हो। बेशक शैतान से ज़्यादा मक्कार हो। मुझे वो गधा ना समझो जो तुम्हारे पास खड़ा है। मैं किसी हसीना की ज़ुबान से तारीफ़ें सुनकर खुश नहीं होता। पाशा ने गरज कर कहा, तुम मुझे गधा कह रहे हो? मर्द के बच्चे हो तो सामने आओ। अरीना ने रिसीवर के माउथ पीस पर हाथ रखकर कहा, क्यों ख्वामखा गरज रहे हो? क्या इतना नहीं समझ सकते कि मैं चिकनी चुपड़ी बातों से उसे फांस कर तुम्हारे सामने लाना चाहती हूँ ताकि तुम उसकी गर्दन तोड़ सको? वो खुश होकर बोला, तुम बहुत अच्छी हो, उसे दिल खोलकर फांसो, मैं बीच में नहीं बोलूँगा। वो माउथ पीस से हाथ हटाकर बोली, सॉरी पारस, मैं पाशा का गुस्सा ठंडा कर रही थी। यकीन करो मैं तुमसे बहुत मुतासिर हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम बिस्तर पर लिखी हुई तहरीर को मजाक समझ रही हो। तुमने 1 घंटे के अंदर ये होटल और ये शहर ना छोड़ा तो इस बार तुम्हारे कमरे में मेरे रिवॉल्वर की सिर्फ एक गोली आएगी और वह तुम्हारे नाम होगी। राब्ता ख़त्म हो गया। वह हेलो हेलो कहती रही, फिर रिसीवर रखकर बोली, तुमने अपनी कुव्वत समात से सुना? उसके लहजे में मौत बोल रही थी, मैं देख चुकी हूँ कि वो ना समझ में आने वाली चालें चलता है। मैं यहाँ नहीं रहूँगी। वो जल्दी जल्दी सामान समेटकर अटैची में रखने लगी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। वो खौफ से यूं उछल पड़ी जैसे रिवॉल्वर की गोली आ गई हो। पाशा ने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, आर्मी। वह इत्मीनान का सांस लेकर बोली, किसी से माइक्रो फिल्मों का जिक्र न करना, दरवाज़ा खोलो। उसने दरवाज़ा खोला। कॉरिडोर में एक अफसर 4 सिपाहियों के साथ खड़ा था। उसने अंदर आकर कहा, मिस अरीना, हमारे मेजर केदार शर्मा को कत्ल करने वाला और खुद कत्ल होने वाला तुम्हारा साथी था। वह तुम्हारे साथ यहाँ आया। क्या तुम्हें इस हकीकत से इनकार है? वो बोली, बेशक वो मेरा साथी था। उसकी गन से चलने वाली गोलियों से मेजर हलाक हुआ, लेकिन मेरे साथी के दिमाग में पारस के टेलीपैथी जानने वाले घुसे हुए थे। मेजर का मर्डर टेलीपैथी के जरिए हुआ है। जब तक तुम्हारे इस बयान की तस्दीक नहीं होगी तुम अपने साथी के साथ हिरासत में रहोगी। अरीना ने कहा, यही मेरे लिए बेहतर है कि मैं फौजियों की पनाह में रहूं, वरना पारस मुझे गोली मार देगा। इस बिस्तर की तहरीर पढ़ लो। अफसर ने बिस्तर के पास आकर वो तहरीर पढ़ी, फिर पूछा, क्या सबूत है कि ये पारस की तहरीर है और उसी ने तुम्हें कत्ल करने की धमकी दी है? हमारे पास कोई सबूत नहीं। हम राजी खुशी तुम्हारी हिरासत में रहेंगे। पाशा ने एक ताबेदार की तरह रीना की अटैची उठाई, फिर उसके साथ सिपाहियों के दरमियान जाने लगा। पारस अपना दरवाज़ा खोलकर खड़ा हुआ था और उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। फिर उसने अंदर आकर दरवाजे को बंद कर लिया। मोबाइल फ़ोन पर इशारा मिल रहा था। उसने इसे उठाकर ऑपरेट किया। दूसरी तरफ से यहूदा गिल की आवाज़ सुनाई दी, हेलो अरीना, मैं हूँ तुम्हारा अंकल। वो बोला, हेलो यहूदा, तुम्हारी भतीजी अपने ये मोबाइल फ़ोन और 3 माइक्रो फिल्में मेरे पास छोड़ गई है। तुम कौन हो और अरीना कहाँ है? हैरी सैमसन ने मेजर केदार शर्मा को कत्ल किया था और हैरी अरीना का साथी था, इसलिए फौजी अफसर अरीना और पाशा को गिरफ्तार करके ले गए हैं। तुम्हारी भतीजे ने गिरफ्तार होने से पहले वो माइक्रो फिल्में मुझे दी थी और ताकीद की थी कि मैं उन्हें तुम्हारे पास पहुंचा दूं। ये अच्छा हुआ कि मैं दिल्ली से यहाँ आ गया हूँ। वह फिल्में बहुत अहम हैं। मैं जगह बताता हूँ, उन्हें मेरे पास ले आओ।
अब वो फिल्में मेरे पास नहीं है। मुझे भी अपने गिरफ्तार होने का अंदेशा था, इसलिए रीना जैसे ही फौजियों के साथ गई, मैंने उसके खाली कमरे में जाकर तीनों माइक्रो फिल्मों को वहाँ के रोशनदान में रख दिया। यू नॉनसेंस, तुमने ये क्या हमाकत की है? उस कमरे में कोई दूसरा मुसाफिर आएगा तो? पारस ने बात काट कर कहा, तो वो ख्वामखा रोशनदान पर नहीं चढ़ेगा। मुझे नॉनसेंस ना कहो। तुम्हारी भतीजी ने मुझे समझदार समझकर ही 5,000 रुपये में मेरी खिदमत हासिल की थी। अरीना कमरा नंबर 417 में थी। क्या वो कमरा भी खाली होगा? होटल में फ़ोन करके मालूम कर लो, खाली हो तो अपने लिए बुक करा लो, फिर वहां जाकर वो फिल्में हासिल कर लो। दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म कर दिया गया। पारस मुस्कुराने लगा। आफरीन ने पूछा, क्या यहूदा को ट्रैप कर रहे हो? हाँ, वो भी इस होटल में फ़ोन करा होगा, हमारे सामने वाला कमरा हासिल करने की कोशिश करेगा। हो सकता है वो खुद ना आए, अपने किसी भरोसे के आदमी को भेजे। फिल्में इतनी अहम है कि वो किसी पर भरोसा नहीं करेगा। वैसे खुद ना आए तब भी मुझसे नहीं बचेगा। उसने फ़ोन का रिसीवर उठाकर होटल के रेंटे कार से रब्ता किया। मैं कमरा नंबर 430 से अजय कुमार बोल रहा हूँ। मुझे एक अच्छी कंडीशन की कार चाहिए। मैं अभी नीचे आकर अदायगी कर दूंगा। उसने रिसीवर रखकर कहा, तुम आराम करो, मुझे वापसी में शायद देर हो जाए। मैं तो जब से यहाँ यूँ आराम कर रही हूँ। तुम्हें सुकून नहीं है? भागते फिर रहे हो। तुम्हें खतरात से खेलते देखकर फ़ख्र करती हूँ और डरती भी हूँ। तुम्हारी सलामती की दुआएं मांगती रहती हूँ। वह मुस्कुराता हुआ बाहर आ गया। होटल की इमारत में रेंटे कार का भी एक काउंटर था। पारस ने वहां जाकर पेशगी किराया अदा किया और एक कार हासिल कर ली। उसे ड्राइव करता हुआ होटल के अतराफ एक चक्कर लगाया। उसकी रनिंग कंडीशन से मुतमईन हुआ, फिर उसे होटल के पार्किंग एरिया में लाकर खड़ा कर दिया। रिसेप्शन काउंटर के सामने वेटिंग हॉल था। वो वहां आकर एक सोफे पर बैठ गया। काउंटर के पीछे बड़ा सा कीबोर्ड था। इस बोर्ड पर होटल के तमाम कमरों के नंबर लिखे हुए थे और नंबरों के साथ उन कमरों की चाबियां लटक रही थी। कमरा नंबर 417 की भी चाबी दिखाई दे रही थी। वो इंतजार करने लगा। उसे यकीन था कि यहूदा वो कमरा हासिल करने आएगा। यह ज़रूरी नहीं कि आदमी जो सोचे वही होता रहे। उसने थोड़ी देर बाद एक हिंदुस्तानी को देखा। वो काउंटर पर आकर बातें कर रहा था, फिर एक रजिस्टर पर कुछ लिखता रहा। इसके बाद काउंटर गर्ल ने कीबोर्ड से कमरा नंबर 417 की चाबी निकालकर उसे दे दी। ये पता चल गया कि वो उस कमरे से मतलूबा फिल्में हासिल करने जा रहा है, लेकिन वो हिंदुस्तानी था, जबकि यहूदा गिल और अरीना गिल जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले यहूदी थे। वैसे हिंदुस्तानी के चेहरे को अच्छी तरह देखकर बाहर आ गया। पार्किंग एरिया में आकर अपनी कार में बैठ गया। उसने अंदाज़ा किया वो कमरा नंबर 417 में अब पहुंच रहा होगा। इस अंदाजे के मुताबिक उसने मोबाइल फ़ोन के जरिए होटल के एक्सचेंज से रब्ता किया, फिर मतलूबा कमरे से रब्ता करने को कहा। रब्ता हो गया। दूसरी तरफ से फ़ोन की घंटी बज रही थी। फिर किसी ने रिसीवर उठाया। पारस ने यहूदा की आवाज़ और लहजे में कहा, हेलो, तुम वहाँ पहुँच गए हो? वो बोला, जी हजूर, अभी होटल का मुलाजिम बाहर गया है। मैं दरवाज़ा बंद करके रोशनदान तक चढ़कर वो बात काट कर बोला, अब रोशनदान तक जाने की ज़रूरत नहीं। उस शख्स ने धोखा दिया है। फ़ौरन वापस आओ। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जी हजूर, मैं अभी आ रहा हूँ। पारस फ़ोन बंद करके आने का इंतज़ार करने लगा। वो नहीं जानता था कि यहूदा गिल कहाँ बैठा हुआ है। अब तक रीना और पाशा को भी यह मालूम नहीं था कि पारस कहाँ बैठा हुआ है। यही चाल यहूदा की थी। उसने हैरी सैमसन की मौत से यह राय कायम की थी कि पारस इसी होटल लेक व्यू में कहीं मौजूद है। इसलिए वो फर्जी नाम से उस होटल की तीसरी मंजिल के कमरे में आ गया था। पारस ने उसे माइक्रो फिल्मों के मुतालिक फ़ोन पर बताया तो उसे शुबा हुआ कि ट्रैप किया जा रहा है। लिहाजा उसने एक हिंदुस्तानी आलाकार को हुक्म दिया कि वो मुसाफिर बनकर होटल में आए और कमरा नंबर 417 हासिल करके वहाँ के रोशनदान से फिल्में निकालकर प्रिंस होटल के कमरा नंबर 106 में ले आए। यहूदा आलाकार को यह हुक्म देकर पार्किंग एरिया में आया और अपनी कार में बैठ गया। उसे यकीन था कि आलाकार माइक्रो फिल्में लेने उस कमरे में जाएगा तो पारस उस पर हमला करेगा, लेकिन पारस ठीक उसी की तरह पार्किंग एरिया में आकर अपनी रेंटेड कार में बैठ गया था। यानी वो दोनों उसी जगह अपनी अपनी कार में बैठे हुए थे। उनके दरमियान कोई 5 गाड़ियां हायल थीं, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा। अगर देख भी लेते तो एक दूसरे को दुश्मन की हैसियत से पहचान नहीं सकते थे। यहूदा का ख्याल था कि पारस उसके आलाकार पर कमरे में हमला नहीं करेगा, तो फिर आलाकार का ताक़ुब करता हुआ प्रिंस होटल के कमरा नंबर 106 में ज़रूर जाएगा। उसी वक्त उसे गोली मारकर 10 लाख पाउंड से ज़्यादा हासिल किए जा सकेंगे और पारस वाकई उसका ताक़ुब करके उस चूहेदान में पहुंचने वाला था। मेरा बेटा आखिरी मक्कार नहीं था, उससे भी बड़े हमारी दुनिया में मौजूद हैं। उसका नाम जमीला राजी था। वो सौदागर अब्दुल्ला राजी की बेटी थी। 3 भाइयों के बाद पैदा हुई। अब्दुल्ला राजी को बेटी ज़ात से नफरत थी। इसकी बुनियादी वजह यह थी कि वह याश था। दूसरों की बहू बेटियों को देखकर लल जाता था। उन्हें दौलत से हासिल करने की कोशिशें करता रहता, उनसे शादियां करता। जब दिल भर जाता तो तलाक दे देता। जब अपने घर बेटी पैदा हुई तो उसे बड़ी शर्म महसूस हुई। दुनिया का हर याश अपनी बेटियों को देखकर सोचता है कि दूसरे मर्द भी उनकी बेटियों का हुस्न और जमाल देखकर ललचाएंगे और उन्हें अपनी ख्वाबगाह में ले जाएंगे। अगर जमीला राजी तुलुए इस्लाम से पहले पैदा होती तो बाप उसे जिंदा दफन कर देता, लेकिन पैगम्बर इस्लाम ने औरतों का एहतराम करना सिखाया था। इस्लामी कवानीन ने औरतों को मुकम्मल इंसानी हकूक़ दिए। इसलिए अब्दुल्ला राजी बेटी की पैदाइश पर कुड़ कर रह गया। जो लोग बेटियों से नफरत करते हैं और उनका गला घोंट कर मार नहीं सकते, वो उन्हें रोज़ नफरत से मारते रहते हैं। अब्दुल्ला शदीद नफरत के बायस उसे देखना भी गवारा नहीं करता था। बेचारी माँ ताने सुनती रहती और उसकी परवरिश करती रहती।
अब्दुल्ला ने बीवी से कहा, बेटी पैदा करने की सज़ा यह है कि आइंदा तुझसे इज़्दवाजी ताल्लुक़ नहीं रख सकूंगा, क्योंकि तू आइंदा भी बेटी पैदा कर सकती है। वो गिड़गिड़ा कर बोली, मुझे ऐसी ना सज़ा दो, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ, एक ही छत के नीचे तुमसे दूर नहीं रह सकूंगी। अगर इज़्दवाजी ताल्लुक़ रखोगी और दूसरी बेटी पैदा करोगी तो तलाक दे दूंगा। वो तलाक के नाम पर सहम गई। वो बोला, इज़्दवाजी ताल्लुकात कायम रखने की दूसरी शर्त यह है कि जमीला को यहाँ से दूर ले जाकर कहीं छोड़ आओ या इसे मार डालो। माँ ऐसा नहीं कर सकती थी, ना औलाद का गला घोंट सकती थी, ना शौहर से तलाक ले सकती थी। इसलिए उसने अब्दुल्ला से अलहदगी इख्तियार कर ली। बेटी को लेकर अलजरका शहर में आ गई। अब्दुल्ला ने उसकी कफालत के लिए एक रकम मखसूस कर दी और धमकी दी कि बेटी को बाप के नाम से मंसूब ना करे। बीवी ने कहा, तुम्हारा नाम इसे नहीं मिलेगा तो ये नाजायज़ कहलाएगी। इसे मेरा नाम देने की एक ही शर्त है कि यह जवान होकर शादी ना करे। कोई शख्स दामाद बनेगा तो मुझे शर्म आएगी, और ये जवान होकर किसी से इश्क नहीं करेगी। मैं इसके आशिकों के साथ इसे भी गोली मार दूंगा। उस बेचारी ने वादा किया कि इस तरह बेटी की परवरिश करेगी कि यह कभी किसी से शादी करेगी, ना किसी के इश्क में मुब्तला होगी। इन हालात में जमीला राजी ने परवरिश पाई। वह सिर्फ हसीन नहीं थी, ज़हीन भी थी। स्कूल में नुमाया पोजीशन हासिल करती रही। माँ ने उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिल कर दिया। बचपन से उसके जहन में यह बात नक्श करती रही कि मर्द खुदगर्ज होती हैं, इसलिए वो कभी शादी ना करे। जवान हुई तो उसे समझाने लगी कि किसी से इश्क ना करे। फितरी तकाज़ों के आगे कोई बंद नहीं बांध सकता। वह जवान होकर ऐसा शादाब फूल बनी कि उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। उसके 3 भाई उससे पहले जवान हो चुके थे और बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए पक्के अय्याश और बदमाश हो गए। ओमान के बहुत बड़े सौदागर और रईस आज़म कहलाते थे। हर खूबसूरत फूल को उसकी शाख से तोड़ लेना चाहते थे। जब बहन के हुस्न शबाब का चर्चा कानों तक पहुंचा तो वह शर्म और गैरत से मुस्तरिब हो गए, गुस्से से तिलमिलाने लगे। बड़े भाई हशमतुल्लाह राजी ने बाप से कहा, जब बेटी पैदा करनी थी तो हमें क्यों पैदा किया? एक शायर उसके हुस्न के कसीदे लिखकर रिसालों में शाया कराता है। दूसरे भाई अजमतुल्लाह राजी ने पूछा, क्या तुम्हें किसी को दामाद और हमें किसी को बहनोई कहते शर्म नहीं आएगी? बाप ने कहा, मैंने तुम्हारी माँ से कसम लिया, वो जमीला की शादी नहीं करेगी। तीसरे भाई रगबतुल्लाह ने कहा, वो डॉक्टरी पढ़ रही है, बेपर्दा कॉलेज जाती है, वो शादी नहीं करेगी तो कोई उसे उठाकर ले जाएगा। एक दिन यही हुआ। कॉलेज आने जाने के दौरान एक बदमाश बद्दू की नज़र उस पर पड़ गई। एक रोज़ मौका देखकर बद्दू ने उसे अगवा कर लिया। कबल इसके कि वो अपने अरमान पूरे करता एक खरीदार की नज़र जमीला पर पड़ गई। उसने मुंह मांगे दाम देकर उसे खरीद लिया, लेकिन शायद जमीला की किस्मत में इज्जत और उसके तलबगारों के मुकद्दर में हसरत रकम थी। रियासत के एक बहुत बड़े रईस जो उस रोज़ जमीला के खरीदार का मेहमान था, झलक देखते ही बेताब हो गया। उसने अपने दोस्त से जमीला को मांगा तो वो मेज़बान अपने बासर और बेइंतहा दौलतमंद के मालिक दोस्त की ख्वाहिश रद्द न कर सका। यूं जमीला मुख्तलिफ हाथों से होती हुई उस रईस के हरम में पहुंच गई। वहाँ उसने रिहाई के लिए जद्दोजहद की, मगर नाजुक अंदाम थी, किसी मर्द से अपनी कलाई नहीं छुड़ा सकती थी। हरम सरा में 2 6 फुट की तगड़ी औरतें थीं। अमेरिका में औरतों की रेसलिंग का इदारा है, जहाँ कद्यावर औरतें सख्त मेहनत और वर्जिश के लिए जिस्मानी कुव्वत में ऐसा इजाफा करती हैं कि फिर वो नाजुक अंदाम नहीं रहती और भारी मुआवजे लेकर कुश्ती लड़ती हैं। रईस ने वहाँ से 2 पहलवान औरतों को बुलाकर भारी मुआवजा पर हरम सरा में मुलाजमत दी थी। उनमें से एक मैन किलर कहलाती थी। इतनी खतरनाक फाइटर थी कि तनहा 2 4 मर्दों को ज़मीन चटा देती। जब तक उनका लहू नहीं गिराती थी उन्हें मैदान से भागने नहीं देती थी। दूसरी का नाम आयरन रॉड था। वो लोहे की तरह सख्त थी। उसके बदन पर कितने ही सख्त हमले करे वो टस से मस नहीं होती थी, उस पर कोई असर नहीं होता था। फिर वो जवाबी हमला करती तो मुकाबिल टूट फूट कर रह जाता। उनकी मौजूदगी में हरम सरा की औरतें सर झुकाकर रहती थीं। इस महल से बाहर झांकने और दूसरे मर्दों को देखने की जरूरत नहीं करती थीं। सिर्फ शेख की वफादार बनकर रहती थीं। जमीला राजी वहाँ रोने और फरियाद करने लगी तो लेडी आयरन रॉड ने उसकी खोपड़ी को एक हाथ के पंजे से जकड़ लिया। जमीला को इस पहलवान औरत की 5 उंगलियां यूं लगीं जैसे वो लोहे का शकंजा हो। वह तकलीफ की शिद्दत से गूंगी हो गई, फरियाद करना भूल गई। उसे एक बड़े से टीवी स्क्रीन पर एक वीडियो फिल्म दिखाई गई। वह फिल्म एक हसीन औरत की थी जो सरम सरा में रहती थी। उसने वहाँ से फरार होने के लिए महल के बाहर पहरा देने वाले एक सिक्योरिटी अफसर से दोस्ती की थी। वो अफसर उसे महल से बाहिफाजत निकाल लाने में कामयाब ना हो सका। दोनों पकड़े गए। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें जो सजाएं दी गईं उनकी वो वीडियो फिल्म तैयार की गई थी। जमीला ने स्क्रीन पर देखा, लेडी मैन किलर उस सिक्योरिटी अफसर को मुकाबले की दावत दे रही थी। अफसर बहुत तगड़ा था, मगर लेडी मैन किलर से मुकाबले में हार रहा था। उसके हमलों से लहूलुहान हो रहा था। भागना चाहता था मगर वो भागने नहीं दे रही थी। ऐसी पिटाई कर रही थी कि उसके जख्मों में इजाफा होता जा रहा था। फिर स्क्रीन पर लेडी आयरन रॉड ने आकर उसके एक हाथ की हड्डी तोड़ दी। उसके पास हड्डियां तोड़ने का कोई हथियार नहीं था। वह अपने दोनों हाथों से जिस्मानी कुव्वत का मुजाहरा कर रही थी। फिर उसने उसकी एक टांग तोड़ दी। वो ज़िबा होने वाले बकरे की तरह चिल्ला रहा था, मुआफ़िया मांग रहा था। लेकिन शेख मुआफ़ी के मायने नहीं जानता था। वह खुश होकर यह तमाशा देख रहा था। फिर लेडी आयरन रॉड ने अपनी 2 आहनी उंगलियों से उसकी आंखें फोड़ दी। आंखें इसलिए फोड़ी गईं कि उसने रईस की दाश्ता को ललचाई हुई नज़रों से देखा। हाथ इसलिए तोड़ा गया कि दाश्ता को सहारा दे रहा था। टांग इसलिए तोड़ी गई कि उसे हरम सरा से भगा कर ले जाना चाहता था।
फिर स्क्रीन पर उस हसीन दाश्ता को दिखाया गया जो फरार होते वक्त पकड़ी गई थी। उसके अतराफ 6 काली और बदसूरत हबशी गुलाम थे जो उसका लिबास नोच रहे थे, उसके साथ तरह तरह की ज्यादतियां कर रहे थे। जमीला राजी ऐसे शर्मनाक मनाजिर ना देख सकी, उसने आंखें बंद कर लीं। फिर कुत्तों की आवाज़ें सुनकर उसने आंखें खोलीं। देखा तो वो 6 हबशी गुलाम जा चुके थे और खूंखार कुत्ते उस हसीना की बोटियां नोच रहे थे। ऐसे जालमाना मनाजिर देखने के बाद कोई हसीना इस हरम-सरा से बाहर कदम रखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। जमीला राजी थर थर कांप रही थी। उसके सामने 2 संगदेल पहलवान औरतें थीं जिनकी एक ठोकर से उसका दम निकल जाता। हरम-सरा के बाहर नंगी तलवारें लिए हबशी गुलाम थे। महल के हाथे में मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड्स थे। लेडी मैन किलर उसके लिए नया लिबास लाकर बोली, इसे पहन ले और अपना लिबास हमें दे दे। वो लिबास नहीं उतारना चाहती थी। लेडी आयरन रॉड ने उसके बदन से लिबास नोच लिया, फिर कहा, तेरा ये लिबास खूंखार कुत्तों के सामने डाला जाएगा। वो तेरे बदन की बू को पालेंगे और तेरी बोटियां नोच डालेंगे। वो उसका लिबास उठाकर ले गई। इस हरम सरा में 20 हसीनाएं थीं जो मुख्तलिफ ममालिक से लाई गई थी। रईस अपने दस्तरख्वान पर हर मुल्क की डिश रखता। वहां रहने वाली दाश्ताओं ने जमीला को समझाया, हालात से समझौता कर लो तो जिंदा रहोगी। जब रईस तुमसे बेजार हो जाएगा तो तुम्हें बेतहाशा दौलत देकर यहां से रुखसत कर देगा। अपनी ज़िंदगी सबको प्यारी होती है। जमीला राजी भी जिंदा रहना चाहती थी लेकिन अपनी इज्जत भी प्यारी थी। फिर वो तालीम याफ्ता थी, औरत पर जबरो तशद्दुद के खिलाफ थी। कोई उसकी मर्जी के खिलाफ उसे हाथ लगाए ये गवारा ना था, लेकिन उसके गवारा ना करने की किसे परवाह थी। वहां सभी कुर्बानगाह की तरफ ले जाने वाले थे, कोई बचाने वाला ना था। अगरचे वो खौफजदा थी ताहम यह जिद थी कि इज्जत नहीं देगी। उसे ज़िंदगी से प्यार था लेकिन वो हरम-सरा में जानवर की तरह इस्तेमाल होना नहीं चाहती थी। 4 कनीज़ें उसे दूध से नहलाने और खुशबुओं में बसाने के लिए आईं तो वो इनकार करने और उनसे लड़ने लगी। लेडी आयरन रॉड ने उसकी जुल्फ़ों को मुट्ठी में जकड़ लिया, फिर उसे घसीटते हुए बड़े से टीवी स्क्रीन के सामने लाकर बोली, देख, जो राज़ी नहीं होती उसके साथ कैसा सलूक होता है। उसने स्क्रीन पर देखा, एक हसीना के दोनों हाथों को पलंग के दोनों तरफ बांध दिया गया और उसे हर तरह से बेबस करके उससे ज्यादती की जा रही थी। जमीला राजी सर झुकाकर उन कनीज़ों के दरमियान चलती हुई महल की छत पर आई। वहाँ एक बड़ा सा हौज था जिसमें खालिश दूध भरा हुआ था। दूध की सतह पर गुलाब की सुर्ख पत्तियां थिरक रही थी। जमीला ने सोचा, ये कुदरत की तरफ से इज्जत बचाने का अच्छा मौका मिले। अगर मैं महल की इस बुलंदी से छलांग लगाऊंगी तो नीचे गिरकर मर जाऊंगी, कोई बात नहीं, आबरू तो रह जाएगी। फिर उसने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। सामने चलने वाली 2 कनीज़ों को धक्का देकर छत के सिरे की तरफ दौड़ने लगी। कई कनीज़ें हौज के किनारे खड़ी हुई थीं। वो सब उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन इससे पहले कि वो सब उसे पकड़ती, उसने छत की रेलिंग पर चढ़कर दूसरी सिमत छलांग लगा दी। वह एक अंधी छलांग थी, मौत यकीनी थी, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे के मस्ताक, उसके मुकद्दर में जिंदगी थी। महल के पिछले हिस्से में एक दरिया बहता था जो उन दिनों चढ़ा हुआ था। वो छलांग लगाकर सीधी पानी में पहुंची, फिर उसके बहाव में बहती हुई जाने लगी। महल में इतलाई सायरन गूंजने लगे। पहरेदार औरतें और मर्द इंटरकॉम, टेलीफोन और ट्रांसमीटर के जरिए महल के अंदर और बाहर दूर तक ये खबर पहुंचाने लगे कि जमीला राजी ने महल की छत से दरिया में छलांग लगा दी है। ये रईस की तौहीन थी कि उसके मुंह का लुकमा छिन जाए। वो सारे गुलाम अपने आका के गजब से वाकिफ थे, इसलिए बड़ी फुर्ती से गाड़ियां और गन्ने लेकर दरिया की तरफ दौड़ पड़े। खूंखार कुत्तों के ट्रेनर ने उन कुत्तों के आगे जमीला के उतारे हुए लिबास को फेंका, उन्हें मफरूर हसीना की बू से आशना किया, फिर उनकी जंजीरें थाम कर दरिया के किनारे किनारे दौड़ने लगे। वह दरिया में बहने वाली कहीं तो साहिल से लगने वाली थी। उस पर मुसीबत एक तरफ से नहीं आ रही थी। दरिया के दूसरे साहिल पर उसके तीनों भाई गन्ने लिए आंखों से दूरबीन लगाए महल की तरफ देख रहे थे। उनसे यह बेगैरती बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि बहन रईस की हरम सरा में रहे। वो रईस की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे, न महल में दाखिल हो सकते थे, न उसकी फौज से मुकाबला कर सकते थे। बाप ने हुक्म दिया था, दरिया के सिमत छुपे रहो। जमीला बालकनी किसी खिड़की से नजर आए तो उसे गोली मार दो। 2 भाइयों के पास गन्ने थी, तीसरे भाई के पास रॉकेट लॉन्चर था। वो दरिया की दूसरी साइड से बहन को निशाने पर रखकर मार सकते थे। इस तरह अपनी गैरत को तस्कीन पहुंचा सकते थे। उन्होंने दूरबीन से बहन को महल की छत पर देखा, लेकिन इससे पहले कि उसका निशाना लगाते वो दरिया में कूद पड़ी। वो तीनों भी अपनी जीप में बैठकर दरिया के बहाव की तरफ जाने लगे। उसे तैरना आता था। वो लहरों में डूबती उभरती तैरती जा रही थी। कहीं डूबकर मर भी सकती थी। मौत पानी में भी थी और मौत दोनों किनारों पर भी उसके ताक़ुब में चली आ रही थी। वैसे ताक़ुब करने वालों के रास्तों में चंद दुश्वारियां थीं। दरिया का कटाव ज़्यादा चौड़ा नहीं था, उन्हें बहुत दूर से घूमकर आना पड़ता। कहीं साहिल पर पहाड़ियां थीं, उन्हें पहाड़ियों की दूसरी तरफ से चक्कर लगाना पड़ता। इसका नतीजा यह हुआ कि वह सब बहुत पीछे रह गए और वो इतनी दूर निकल गई कि फिर दूरबीन से भी नजर नहीं आई। कुत्ते जिस सिमत मुंह उठाकर भौंक रहे थे उधर दलदल थी, गाड़ियां आगे नहीं जा सकती थी। जब कुदरत ना चाहे तो जालिम तमाम ताकत और तमाम इख्तियारात के बावजूद बेबस हो जाता है। दूसरे साल पर तीनों भाइयों के रास्ते में दलदल नहीं थी, लेकिन जीप का एक पहिया पंक्चर हो गया और उनके पास फाजल पहिया नहीं था। तैरने वाली आखिर कितनी देर तक और कितनी दूर तक खुद को पानी की सतह पर रख सकती थी। उसकी सांस फूल रही थी, बाजू शल हो रहे थे।
वो साहिल की तरफ जाने लगी। अब उसमें तैरने की शक्कत नहीं रही थी। वो किनारे लगते ही खुश्की पर लड़खड़ाती हुई आई, फिर बेदम होकर गिर पड़ी। उसके सर की तरफ ऊंची पहाड़ी और आसमान चकरा रहा था। हामते हामते उस पर नीम बेहोशी तारी हो गई। उसके ज़हन में यह खौफ था कि दुश्मन आ रहे होंगे, लेकिन वो क्या कर सकती थी। उसमें अब उठकर बैठने की भी शक्कत नहीं रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो होश में है या ये सब कुछ ख्वाब में हो रहा है। कुत्ते भौंकते हुए करीब आ रहे थे या महज दहशत के बायस कानों में उनकी आवाज़ें गूंज रही थीं। इन लम्हात में उसके दिल से दुआ निकलने लगी, या खुदा रहम कर, मेरे मालिक, मेरे खालिक, ये तूने कैसी ज़िंदगी दी है। पैदा होते ही बाप की नफरत मिलने लगी, जवान हुई तो भाइयों के लिए गैरत का मसला बन गई। मेरे घर में दुश्मन थे, मुझे इतना हुस्न इतनी कशिश क्यों दी कि घर के बाहर भी दुश्मन पैदा हो गए। अभी मैं साहिल से आ लगी हूँ, लेकिन कहाँ जाऊँगी। जहाँ जाऊँगी वहाँ शिकारी मिलेंगे। इस दुनिया में वही इज्जत और शान शौकत से जीता है जिसके पास ताकत हो। या अल्लाह, ये जान तेरी दी हुई है, इसे तू ले ले या फिर मुझे इतनी ताकत दे कि मैं दुश्मनों की दुनिया में आबरू से जी सकूं। तू कुन कहता है और दुनिया वजूद में आ जाती है। तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता देती हूँ, एक कुन मेरे लिए भी कह दे और मुझे कमज़ोर से शाहजोर बना दे। बना दे मेरे मालिक, तू सच्चा रब है, मुझे शाहजोर बना दे। तू छप्पर फाड़ कर दौलत देता है, आसमान फाड़ कर मुझे मेरे हिस्से का इनाम दे। दुआ कबूल हो गई। उसके लिए आसमान से सच्चे रब का इनाम उतरने लगा। गुब्बारों से हवा निकल चुकी थी, कुव्वते परवाज़ ख़त्म हो चुकी थी। वो नीचे आ रहे थे, नीचे आ रहे थे, हाँ, आसमान से उतर रहे थे। फिर इन गैर मामूली दुआओं और फार्मूलों का थैला आकर उसके सीने पर ठहर गया। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है, उसकी शान करीमी वही जानता है।